हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट वालों को चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, ये हमारी संस्था के चयनित यूपी टेट सीटेट के छात्र हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, चलिए दोस्तों, मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगी। मैं 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। ओके, चलिए हम आपको बताते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि मतलब की इंग्लिश क्या होती है? इंटेलिजेंस। बुद्धि शब्द का प्रयोग दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बताते चल रही हूँ। आप लोग जो नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन करते चलें, और जो देख रहे हैं वो ध्यान से समझते चलें। मैं एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताते हुए चल रही हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रतिभा, ज्ञान व समझ आदि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ओके, यद्यपि बुद्धि के संदर्भ में यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। ओके दोस्तों, बुद्धि के मुख्य 3 पक्ष होते हैं: कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि। वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। तो आई होप कि बुद्धि के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप लोगों को बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनसे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो चलिए पहले हम कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो बुद्धि के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, पहले मैं आप लोगों को उनके बारे में बताती हूँ। ओके, तो ये है बुद्धि की परिभाषाएं। तो पहले हमारे साइकोलॉजिस्ट वेस्लर, तो वेस्लर के अनुसार है बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। नेक्स्ट हमारे हैं साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ जी। इनके अनुसार है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य तथा असत्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा, मैंने जल्दी जल्दी बनाया है। मैंने आप लोगों को एक एक टॉपिक लेके अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, और मैं जैसा बता रही हूँ आप लोग मेरी बातों को सुनते और समझते चलिएगा। ओके, कुछ साइकोलॉजिस्ट और हैं जिनको मैं बता दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हैं रायबर्न जी, इन्होंने कहा है बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कॉल्विन महोदय ने कहा है
यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि के प्रकार। तो मेरा पहला पॉइंट है एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बिने महोदय ने किया है। किसने किया है? बिने महोदय ने किया है। ओके, तो उन्होंने कहा है और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। क्या है? अविभाज्य इकाई। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा मस्तिष्क व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो बुद्धि से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने छोटे से कार्य को आगे सोचने, बढ़ाने, समझते हुए हम कितना आगे तक बढ़ा के ले जाते हैं। हम समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। अपने जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है हमें अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमें सीटेट पास करना है तो पहले हमें समस्या को जानना होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है ये जानना होगा। फिर किन किन सब्जेक्टों में हमें क्या क्या समस्याएं हैं उसको हम जानेंगे, उसका समाधान करेंगे, फिर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे और एक दिन हम सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, चलिए हमारा द्विकारक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पीयरमैन। उनके अनुसार बुद्धि दो कारक है अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ओके, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। क्या करती हैं? संपादित करती हैं। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, एक तरफ सिद्धांत नोट डाउन करिएगा और एक तरफ लिखिएगा प्रतिपादक। मतलब कि इन सिद्धांतों को किसने किसने क्या कहा है। जैसे एक कारक सिद्धांत को बिने और टर्मन और स्टर्न ने कहा है,
द्विकारक को स्पीयरमैन क्या दोस्तों, ये टॉपिक जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको सीटेट में या यूपी टेट में ज़रूर मिले। सीटेट में तो पक्का इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने, टर्मन एंड स्टर्न। ओके, नेक्स्ट है हमारा द्विकारक। इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। फिर बहुकारक सिद्धांत है, मैंने अभी बताया था आपको कि थॉर्नडाइक है। समूह कारक के सिद्धांत थर्स्टन है। जब मैं सीटेट क्वालिफाई किया था मैंने, तो ये समूह कारक सिद्धांत और ये बहुकारक सिद्धांत ये दोनों आए हुए थे। ओके, तो हर साल इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए, पदानुक्रमित सिद्धांत, इसको त्रिआयाम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, इसको किसने दिया था? इसको आरवी कैटल ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, ये कटिंग हो गई है इसमें, आप इसको ध्यान से, मैं बोल रही हूँ सुनिए। यह है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। चलिए हम आपको एक सिद्धांत के बारे में और बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। किसके विरोध में किया था? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ओके, चलिए हम आपको बताते हैं बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि के बारे में मैं आपको पहले बता रही हूँ, फिर आप नोट डाउन करते चलिए। जैसे केली एवं थर्स्टन के नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। केली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यताओं, गामक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता होती है। और थर्स्टन साहब का क्या मत है? उन्होंने कहा कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है: प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक व याचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति योग्यता, आगमनात्मक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता है। वैसे तो अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने केली एवं थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांतों की आलोचना की, किंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। तो चलिए मैं इसके अंतर्गत बताती हूँ। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण, मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक उंट ने, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इनका नाम जर्मन मनोवैज्ञानिक उंट का नाम आता है, जिसने 1879 में, कितने में? 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी?
उंट महोदय ने की थी। कितने साल में की थी? 1879 में की थी। ओके। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने यूं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। उन्होंने इन कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। ओके। इस परीक्षण के अनुसार जो बालक अपनी आयु के निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है वो सामान्य बुद्धि का होता है। जो अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर भी दे देता है वो उच्च बुद्धि का होता है। और जो अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है वो सर्वोच्च बुद्धि का होता है। एवं जो अपनी आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाता है वो निम्न बुद्धि का होता है। तो उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों के बाद सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ के प्रयोग का सुझाव दिया। टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई। किसने बताई कि बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि सबसे पहले किसने बताई? बताइए आप लोग। टर्मन जी ने। किसने बताया? टर्मन जी ने। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विधि किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बुद्धि मापने के लिए। जैसे बुद्धि मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने बनवाया था? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उंट ने बनवाया था। कितने सन में? 1879 में। मैं बार बार इस चीज़ों को बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। हाँ जी। तो फिर और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सबसे पहले विधि किसने बताई? तो उसे टर्मन ने बताई। किसने बताई? टर्मन ने बताई। इन चीज़ों को ध्यान में बैठा लीजिए आप लोग। तो इसके अनुसार बुद्धि लब्धि को बच्चों के मानसिक आयु को उनकी वास्तविक आयु से भाग करके और 100 से गुणा करने पर प्राप्त की जाती है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बुद्धि लब्धि का सूत्र है IQ = मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ओके। इस सूत्र को याद कर लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब टाइप के क्वेश्चन हमारे सीटेट यूपीटेट में ज़रूर आते हैं। ओके। तो उदाहरण के लिए मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बता रही हूँ। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है। कितनी है? किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि की गणना इस प्रकार होगी। जैसे आप इसको लगाओगे मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 12 है तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो आप इसको लगाओगे, मैं बता रही हूँ। हाँ, तो IQ लिखोगे 12/10। क्यों? क्योंकि मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है। तो पहले मानसिक आयु लिखोगे 12, नीचे अपान करके लिखोगे वास्तविक आयु 10 इंटू 100। तो 10 को 100 से काटोगे, 10 1 जा 10 और 10 जा 100 होगा ना। तो 10 आएगा और इस 10 को काटोगे और इसको 100, तो फिर 10 आएगा और 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 120। ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे।
चलिए, तो मनोवैज्ञानिक वेस्लर द्वारा निर्मित आईक्यू वितरण मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उन्होंने किस उनकी आईक्यू और किस श्रेणी में उनको रखा गया है, ये वेस्लर द्वारा जो बताया गया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो एक तरफ लिखेंगे आप आईक्यू और दूसरी तरफ आप लिखेंगे वितरण। तो जैसे उनकी आईक्यू 130 या इससे ऊपर है तो इसमें अतिश्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बच्चे आएंगे, और यदि 120 से 129 है तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे आएंगे, और 110 से 119 है तो उच्च सामान्य बुद्धि के बच्चे आएंगे। ओके, और यदि 90 से 109 है तो सामान्य बुद्धि आएंगे, 80 से 89 है तो मंद बुद्धि आएंगे, और 70 से 79 है तो क्षीण बुद्धि आएंगे, और अगर 67 से भी कम है तो कौन से बच्चे आएंगे? निश्चित क्षीण बुद्धि। सॉरी, यहाँ पे क्षीण नहीं लिखा गया है, तो निश्चित क्षीण बुद्धि यहाँ होगा। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व क्या क्या है। ओके, तो मैं एक एक टॉपिक आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। तो शैक्षणिक मार्गदर्शन आएगा पहले। विज्ञान के साथ साथ मानवीय समस्याओं के समाधान में अपूर्व योगदान दिया है। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य निर्धारण की योजनाओं को बनाया जा रहा है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में बुद्धि परीक्षाएं समर्थ होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक एवं गौड़ दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक पाठ्यक्रम बालकों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि गौड़ पाठ्यक्रम उनकी आदत के अनुसार निश्चित किया जाता है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छात्र वर्गीकरण, स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। तो ज्ञान के ग्रहणशीलता छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। मतलब ज्ञान हम क्या ग्रहण कर रहे हैं ये छात्रों के मानसिक मतलब दिमाग पर निर्भर करता है। इसके फलस्वरूप एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है, अतः छात्र वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती हैं। ओके, वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा में सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सभी बच्चों का शैक्षिक विकास उत्तम हो सकेगा? ऐसी परिस्थिति में बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक सामान्य से भिन्न एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करके उपयुक्त शिक्षण का प्रबंध करेगा, ताकि सभी स्तरों के छात्र छात्राएं पाठ्यक्रम को निर्धारण करके उत्तम निष्पादन कर सकें। इस प्रकार बुद्धि परीक्षण के अध्यापकीय छात्र एवं पाठ्यक्रम संबंधी सभी समस्याएं आसानी से समाप्त हो सकती हैं। ओके, लैंगिक भिन्नता में उपयोगी, मैं जैसे आप लोगों को नेक्स्ट बता रही हूँ लैंगिक भिन्नता में उपयोगी। शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ है कि लड़के एवं लड़कियों में वृद्धि के आधार पर ही कार्य कुशलताओं में अंतर पाया जाता है। किसके आधार पर? कार्य कुशलताओं में लड़कों एवं लड़कियों की वृद्धि के आधार पर कार्य कुशलताओं में अंतर पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वयं का ज्ञान। क्या है?
स्वयं का ज्ञान। तो कुछ बुद्धि परीक्षाएं बालकों के व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करती है। वह अपने विघटित तत्वों को निश्चित वेग में अविघटित तत्व को विकसित करता है। मतलब शिक्षा का प्रयत्न बच्चों का सामान्य विकास करना होता है। बुद्धि परीक्षण के जरिए बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारी शक्ति क्या है, हमारी क्षमता कितनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अधिगम प्रणाली में उपयोगी। तो सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगन, अभ्यास प्रक्रिया, गलतियों का निरसन, धारणा एवं प्रोत्साहन में वृद्धि एवं स्थानांतरण आदि में बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। जैसे सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर, अधिगम की प्रणाली में यही उपयोगी है कि सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर ही निर्भर करती है। बुद्धि परीक्षणों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चे कम समय में अधिक अधिगम एवं ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक मार्गदर्शन। इसमें व्यावसायिक मार्गदर्शन में व्यवसाय में मनोविज्ञान ने पदार्पण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति अपने व्यवसायों को उन्नतिमय बनाने में सहायक होता है। इसमें परीक्षण की भूमिका अहम होती है, इसका यही मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अनुसंधान। क्या है? अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधानों के ऊपर निर्भर करता है। कक्षा के भीतर की समस्याएं और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है। अलग अलग घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। प्रत्येक अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। ओके, अब छात्र चयन में उपयोगी क्या क्या है मैं वो आप लोगों को बता दे रही हूँ। जैसे एक बच्चे को सेलेक्ट करना है, यूजफुल इन स्टूडेंट सिलेक्शन। जैसे किसी बच्चे को सेलेक्ट करना है तो क्या क्या उसके चीज़ उनके लिए ज़रूरी है। तो पहले देखिए आएगा इसमें क्या? प्रवेश। क्या आएगा? प्रवेश। किसी भी कार्य के लिए छात्र को अनुमति देने से पहले से उसकी शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का पता लगाना आवश्यक होता है। बुद्धि परीक्षण की सहायता इस कार्य में ली जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा छात्रवृत्ति। क्या है? क्या है? छात्रवृत्ति। तो शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों और पिछड़े वर्गों के छात्रों का समुचित विकास करना प्रशासन का परम उद्देश्य रहा है। इसके लिए छात्रवृत्ति, निर्धन पुस्तक सहायता योजना और पिछड़े वर्ग के व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें छात्रवृत्ति का प्रारूप बुद्धि लब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट योग्यताएं। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र में अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में
नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है। प्रतिभा खोज का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षाओं को ही माना जाता है। ओके, तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अब मैं लास्ट में आप लोगों को बताया था मैंने कि मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दूंगी। तो चलिए, आप लोग ध्यान से तो पढ़े ही हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट संगीतमय, सेकंड अंतःवैयक्तिक, थर्ड आध्यात्मिक, फोर्थ भाषा विषय। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन सेकंड भाषिक, ऑप्शन थर्ड गतिक, ऑप्शन फोर्थ अंतर्वैयक्तिक। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन थर्ड गतिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, बुद्ध के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ऑप्शन फर्स्ट आनुवंशिक, ऑप्शन सेकंड उत्पादक बुद्धि, ऑप्शन थर्ड सामान्य बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ वैश्विक बुद्धि। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट आनुवंशिक बुद्धि। चलिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, संवेगात्मक बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और नीचे है ऑप्शन सेकंड प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन थर्ड चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ अस्तित्वपरक बुद्धि। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन सेकंड कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन थर्ड भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन फोर्थ भावना का प्रबंध। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िए। मैंने आपको इस शुरू से बताया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर देखिए क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछना क्या नहीं है, अक्सर हम इसको भूल जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं खुद इन गलतियों को करके आई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देखिए उसमें क्या पूछा है, क्योंकि अक्सर हम नहीं को भूल ही जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में। ओके, तो ध्यान से पढ़िए और आई होप कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। फर्स्ट भावनाओं की आलोचना। ओके दोस्तों, फिर हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, ये है हमारे संस्था का एड्रेस M38
सेक्टर 12, ब्लॉक एम, प्रताप विहार, नियर डोमिनोज, गाज़ियाबाद। दोस्तों, हमारी संस्था से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है 9910386775। दोस्तों, एक बार मेरी संस्था से जुड़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी संस्था के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था का QR कोड है। आप इससे जुड़ के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको PDF चाहिए हो टेलीग्राम पे जाके वो भी आपको मिल जाएगी। PDF चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिससे हम व्हाट्सएप करके भी हर जानकारी ले सकते हैं। तो ये है नंबर 9450403017। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।